बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार मीर। नाज़रीन, तनाज़ात की तीन बड़ी वजूहात ज़न ज़र ज़मीन वो तो आपके सामने है। रोज़ आप इस हवाले से कोई ना कोई ख़बर भी पढ़ते रहते होंगे, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि दो वजूहात ज़रा कहीं पीछे रह गई हैं, यानी ज़न और ज़र। ज़मीन के तनाज़ात वो बहुत आगे निकल चुके हैं और इसकी वजह से कई कीमती जानें ज़ाया हो रही है। ज़मीन की वजह से कई लोग ज़मीन के अंदर चले गए और फिर जिन्होंने वो कत्ल किए उन्होंने अपनी दीगर और ज़मीनें फ़रोख्त करके मुकदमात लड़े और जिस ज़मीन के लिए वो उन्होंने ये सारा कुछ किया वहाँ वो वीरान ज़मीनें पड़ी रही। हू का आलम, उनका कोई वाली न वारस। ये सारी सबक आमोज़ कहानियाँ हमारे सामने हैं, बिखरी पड़ी हैं, लेकिन क्या किया जाए कि हमें सबक हासिल नहीं होता। यहाँ जहाँ कसूर फ़रीक़ैन का है, यानी कोई भी तनाज़ा खड़ा होता है तो यकीनी तौर पर फ़रीक़ैन का कसूर होता है कि वो मामलात क़त्ल व गारत तक पहुँचते हैं, लेकिन वहीं दो इदारों का भी मैं समझता हूँ कि बराबर का कसूर है और इसमें नंबर एक अदालतें हैं और इसके साथ साथ महकमा माल है। अदालतों के हवाले से अगर जल्द इंसाफ मिल जाए, मामलात तय कर दिए जाएँ, तो किसी को क्या पड़ी है कि वो लड़ाई झगड़े का वो सूरत इख्तियार करे या उस तरफ वो बढ़े। इसी तरह महकमा माल का भी कसूर इसलिए बनता है कि वो किसी की अराज़ी, किसी के नाम, किसी का खसरा किधर से लेकर खेवट कहीं और है, जगह कहीं और अलाट हो गई है। तो इस किस्म का गोरख धंधा जो है वो सामने आता है कि जिसकी वजह से कई लड़ाई झगड़े होते हैं, कई मामलात बिगड़ जाते हैं। तो इस हवाले से हुकूमती दावा तो हमेशा हमारे सामने रहता है कि अराज़ी को कंप्यूटराइज़ किया जा रहा है। अरसा दराज से हम सुन रहे हैं, लेकिन उससे कंप्यूटराइज़ जो सिस्टम है उसका भी कोई फ़ायदा हमें नज़र नहीं आ रहा। अब भी यही तनाज़े, यही फ़्रॉड, यही शिकायतें वो हमारे सामने हैं और इसी तरह जो रिश्वत के रेट हैं वो भी कई गुना बढ़ चुके हैं। आप वो कहते हैं कि पैसे लगाएं और अपने मतलब का काम ले लें। यहाँ तो हमने यही शक्ल देखी है अक्सर औक़ात, इल्ला माशाअल्लाह वो उस हवाले से अगर कोई एक आध आदमी है तो मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन अक्सरियत ऐसे ही लोगों की है कि जो कहते हैं कि आप पैसे दें और अपना काम निकलवा लें। लेकिन ये जो पैसे लेने देने वाले मामलात हैं ये तो चलते रहते हैं, साथ साथ लड़ाई झगड़े के जो वाक़यात हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तनाज़े बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा तरीन तनाज़ा चकवाल शहर के अंदर तलागंग रोड पर सामने आया, जहाँ पर एक शाहिदा नामी जो खातून है उन्होंने एंटी करप्शन को दरख्वास्त दी और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके हिस्से में यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आई जिसको बेचने का मुआहदा उन्होंने एक इलेक्ट्रिक स्टोर के मालिक के साथ किया, जो कि उनके बिल्कुल दुकान के साथ ही किरायादार है और उनके भाई की का किरायादार है। तो उनके साथ मामला तय हो गए, बयाना भी हो गया और बात बयानों तक पहुँच गई। लेकिन उस वक्त उनके इल्म में आया कि बजाय इसके कि जो वो ज़मीन का टुकड़ा फ़रोख्त करना चाहती हैं उसकी जगह वो जिस जगह पर इलेक्ट्रिक स्टोर वाक़ है यानी किराएदार हैं वो ज़मीन हासिल करना चाहते हैं। अब ये इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम की तहकीक बड़ी ज़रूरी है। पर्चे का इंदराज हो चुका है। महकमा एंटी करप्शन ने पटवारी और गिरदावर समेत इलेक्ट्रिक स्टोर के मालिक के ख़िलाफ़ और दीगर लोगों के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज कर दिया है। लेकिन तफ्तीश में ये बात सामने आएगी कि ये जो इल्ज़ामात हैं इनमें किस हद तक हकीकत है या कहाँ पर ये मामले को फ्रॉड की शक्ल दी गई है। और अगर ये फ्रॉड हुआ है तो महकमा माल की मिली भगत के अलावा तो ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन इसमें देखते हैं कि तहकीक के नतीजे में क्या सामने आता है। ये कोई एक वाक़या नहीं है, ऐसे दर्जनों सैकड़ों बल्कि मैं कहता हूँ कि हज़ारों वाक़यात हैं कि जिसमें ये सिलसिला किया गया कि यहाँ से खेवट नंबर कोई और है, कोई सिलसिला और है, ज़मीन कहीं और है, अलाट कहीं और हो चुकी है। इस किस्म के तनाज़े उस वक्त वो पैदा कर दिए जाते हैं चंद रुपयों की खातर, चंद तकों की खातर, लेकिन फिर इसका खमियाजा नस्लें भुगतती हैं। कई नस्लों तक ये चीज़ें चलती हैं और लोग तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इस मामले का जो एक हल है वो क्यों नहीं निकाला जाता। क्या अराज़ी के मामला सिर्फ पाकिस्तान में ही हैं? दीगर और ममालिक में लोग अराज़ी बेचने और ख़रीदने का काम नहीं करते, बिलखसूस जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ पर तो ये काम बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन वहाँ पर इस किस्म के तनाज़े हम नहीं सुनते। वहाँ पर ज़मीन को लेकर कत्ल
نقل و غارت نہیں ہوتی، وہاں پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ زمین کسی کی ہے، قبضہ کسی اور نے کر لی ہے، کاغذ میں کسی اور کا نام بول رہا ہے، یہ ہمارے ہاں ہی کیوں ہے؟ چلیں اگر بدقسمتی کے ساتھ یہ موجود ہے تو کیا اس کا کوئی حل بھی نکالے گا؟ حل کی طرف بھی کسی نے جانا ہے، یا یوں ہی ہم لوگ سب بحیثیت معاشرہ یہ تماشا ہی دیکھتے رہیں گے، حکمرانوں کی ہم صرف باتیں ہی سنتے رہیں گے، یہ لفاظی ہمارے سامنے ہوگی؟ تو جب تک اس پر ایک صحیح معنوں میں کام نہیں ہوگا تو یہ معاملات تو پھر اسی طرح بگڑے رہیں گے۔ تو ہم گزارش کریں گے کہ اس کو ایزی نہ لیا جائے، یہ ایزی نہیں ہے، یہ لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنے والا معاملہ بن چکا ہے، بہت معاملات بگڑے ہوئے ہیں۔ تو اس محکمے کو بھی سیدھا کیا جائے، زمین کے معاملات کو بھی سیدھا کیا جائے، تبھی ہماری جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بہتر ہوگی۔ ڈی پی او چکوال کھلی کچہریوں کا انعقاد کر رہے ہیں، وہاں کا اگر آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں وہ 80% جو درخواستیں آتی ہیں اس کا براہ راست تعلق محکمہ مال سے ہے۔ زمین کے معاملات پر دھڑا دھڑ درخواستیں آ رہی ہیں، کوئی بیوہ پیش ہو رہی ہے، کوئی ایسا سائل پیش ہو رہا ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ اس کی اراضی تھی اور اس پر قبضہ ہو گیا، یعنی یہ سارے معاملات اراضی کے متعلقہ ہیں جس نے امن و امان کو بھی بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایک طرف یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں، ایک طرف گڑے مردے بھی اکھاڑے جا رہے ہیں۔ ہاسپٹل روڈ پر آپ کے علم میں ہوگا کہ جہاں پر مارکیٹیں وہ ڈیمالش کر دی گئیں، اور اس سلسلے میں نئے جو مالکان ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اب جس ملک میں کئی دہائیوں تک یہ طے ہی نہ ہو کہ اس اراضی کا مالک کون ہے، تو وہاں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال ہے کیا۔ کیا یہ اراضی حکومت پنجاب کی ہے؟ کیا یہ اراضی جس کے لیے یہ سارے پاپڑ بیلے جا رہے ہیں، یعنی نیا جو مالک پیدا کیا گیا ہے، یہ اس کی ہے؟ یا جو دہائیوں سے یہاں پر قابض ہیں، جو مالک ہیں، جن کے پاس ڈاکومنٹ بھی موجود ہیں، کیا وہ مالک ہیں؟ تو یہ فیصلہ اگر ہم 70 سالوں میں 80 سالوں میں نہیں کر سکے تو پھر کب کریں گے؟ کس وقت ان چیزوں کا فیصلہ ہوگا؟ بڑا یہ عرصہ ہوتا ہے، اس سارے معاملے کو اب صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بہت ہو گیا، مکھی پہ مکھی بہت مار لی، لیکن اس پر اگر کام نہ کیا گیا تو ہماری نسلیں بھی پچھتائیں گی۔ تو ہم یہی گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے امن و امان کو بہتر بنانا ہے، محکمہ مال کو ٹھیک کرے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ پرامن طور پر کاروبار کر سکیں تو محکمہ مال کو ٹھیک کیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ زمینوں کے خرید و فروخت میں دلچسپی لیں اور تسلی کے ساتھ وہ اس کاروبار میں انویسٹ کریں تو محکمہ مال کو ٹھیک کیا جائے، اور بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں، ہم تو اس نقطے کو سامنے ہی لا سکتے ہیں، فیصلہ ساز قوتیں جو ہیں وہ کوئی اور ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اس وقت فیصلہ ساز قوتوں کی جو توجہ ہے وہ کئی اور ہے، کیونکہ یہ عوامی مسئلہ ہے۔ اللہ کرے کہ جلد اس عوامی مسئلے کے حل کی طرف بھی فیصلہ ساز قوتیں توجہ دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔